हेलो स्टूडेंट्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी। आज हम आपके साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नेम इज रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। सर, कैपिटल बजटिंग तो खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, अब ये रिस्क एनालिसिस कौन सा पंगा है? ये कोई नया टेंशन है? बिल्कुल टेंशन है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ना केवल इस लेवल पर, बल्कि जब आप आगे एनालिसिस करेंगे एक्चुअल में, लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में, तब भी आपको ये उतना ही सपोर्ट करेगा। यस, व्हेन विल डू दिस चैप्टर यू विल कम क्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज ऑल्सो। तो वहां पर हम लोग देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, ये रिस्क एनालिसिस है क्या कैपिटल बजटिंग में। जो कैपिटल बजटिंग हम लोगों ने आज तक देखा था, उसमें हम लोग ये मानकर चल रहे थे ये मेरा कैश आउटफ्लो है जो किसी प्रोजेक्ट पर लगेगा, क्लियर, और ये मेरे कैश इनफ्लोज हैं जो हमारे उस प्रोजेक्ट से जनरेट होंगे। एंड वी वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दैट। टोटल चीजें हो गई, आंसर आ जाता था पॉजिटिव एनपीवी, नेगेटिव एनपीवी या जीरो एनपीवी, वॉट एवर द केस इट वॉज, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स देखी थी। लेकिन एक बात बताइए, मैंने बार बार बोला दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फोरकास्ट। हम कुछ चीजें एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ना आज की डेट में अगर 1 करोड़ किसी प्लांट को खरीदने में, बाय करने पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, अब वो प्लांट लेना वाइबल है या नहीं, दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द फ्यूचरिस्टिक कैश इनफ्लोज। आज हम डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के कैश इनफ्लोज पर हमारा डिसीजन, मतलब रिजल्ट आएगा। अब फ्यूचर फ्यूचर तो कभी सर्टेन होता नहीं, फ्यूचर तो अनसर्टेन होता है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, नोबडी नोज। अच्छा जी, तो जो फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो जो हम लोग वहां पर देख रहे थे कि 1 साल बाद हमें इतना कैश मिलेगा, 2 साल बाद हमें इतना कैश मिलेगा, 3 साल बाद हमारा कैश इनफ्लो इतना होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी वे टेकिंग आर डिसीजन। 2 मिनट जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है कि हम 2 साल बाद कितना कैश आएगा किसी बिजनेस में, क्या हम आज उस चीज का परफेक्ट एस्टिमेशन ले सकते हैं क्या? और हम लोग तो ये मानकर चल रहे थे, क्या मानकर चल रहे थे, कि कैश फ्लोज आर नोन। अरे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? कैश फ्लोज आर नोन, और वो भी सर्टेनिटी के साथ। यानी अनसर्टेनिटी आ गई, अनसर्टेनिटी आ गई, और जैसे ही अनसर्टेनिटी आ जाती है, वहां रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। जबकि जो कुछ भी आज तक हम लोगों ने किया, वहां पर कैश फ्लोज सर्टेन था, और कोई रिस्क नहीं था। हम सोच रहे थे हम इतना कमाना चाहते हैं, बाय हैविंग दैट एजम्पशन कि हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इतना है, ये पता करो कि ये प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। दैट वाज सो सिंपल, बट नाउ वी आर नीडेड टू इनकॉर्पोरेट वन मोर फैक्टर, एंड दैट इज योर रिस्क। लेकिन रिस्क पर आगे बढ़ने से पहले आपको इन दो चीजों का फर्क होना बहुत जरूरी है। किन दो चीजों का फर्क होना बहुत जरूरी है? The first one is risk and the second one is uncertainty. क्योंकि हम इस चैप्टर में जो स्टडी करने जा रहे हैं ना, रिस्क एनालिसिस, और जब भी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो हम इन दोनों में कोई फर्क नहीं करेंगे ना, नॉट एट ऑल। रिस्क एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड्स होंगे इन फ्यूचर, बट गोइंग अहेड, proceeding ahead, we are needed to know the differences between these two words. What are the meaning of risk and what are the meaning of uncertainty? Okay, देखते हैं क्या है। प्रॉब्लम ये आती है कि हमें रिस्क एनालिसिस या चैप्टर स्टडी क्यों करने जा रहे हैं, व्हेन द कैश फ्लोज आर नॉट सर्टेन। मैंने बता दिया, कैश फ्लो सर्टेन नहीं होते। फ्यूचर में कैश फ्लो चेंज हो सकता है, फ्यूचर में कैश फ्लो चेंज हो सकता है। अगर फ्यूचर में कैश फ्लो चेंज होगा तो सर आज कैसे डिसीजन ले पाएंगे? उसी अनसर्टेनिटी की कंडीशन में हमें आज डिसीजन लेना है।
ऐसा नहीं, हम ये नहीं कह सकते कैश फ्लो तो पता ही नहीं चल रहा, चलो एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं, डिसीजन नहीं लेते हैं। अरे ना बाबा ना, we are needed to take the decision. If we are just doing business, then it is compulsion on us to consider a decision, to pick a option. हमें उन कई ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को पिक करना मजबूरी है, तभी हम बिजनेस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अब कौन सा ऑप्शन पिक करें, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों ना हम कुछ बेस्ट एस्टिमेशंस करें और उस रिस्क को इनकॉर्पोरेट करते हुए एस्टिमेशन करें, रिजल्ट निकालें। हाँ सर, अब ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिस्क को मेजर करते हुए हम आगे चलेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, तब हमें पता चलेगा अच्छा हमें कौन सा डिसीजन लेना है। इसका मतलब सर जो कुछ भी आज तक पढ़ा वो सब गलत था, गलत नहीं था। दैट वाज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द कैपिटल बजटिंग, विदाउट assumption ऑफ एनी फर्दर रिस्क, और यू कैन से द कैश फ्लोज आर सर्टेन। लेकिन अब हमें कैश फ्लो को अनसर्टेन करना है, रिस्क फैक्टर को ले आना है। जी सर, the actual cash flow occurring in future may not be equal in size and time of the estimated cash flow। हम अब प्रॉब्लम जान गए, हम अब ये चैप्टर क्यों स्टडी करने जा रहे हैं, इतना तो हमें आइडिया लग गया। क्लियर? द टर्म risk with reference to capital vesting refers to the differences between the actual and expected cash flows। सर ये तो आपने बता दिया, रिस्क कहां पर है, कैश फ्लो सर्टेन होता है, ना 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 ना, सर्टेन नहीं होता। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिल्कुल डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, जरा ढंग से सोचें, सुने। अगर फ्यूचर में जो कैश फ्लो आने वाला है, मैं ये कहता हूं कि ईयर 1 में हमारा जो कैश इनफ्लो आएगा ना वो 5 लाख होगा, 5 लाख होगा। ईयर 2 में जो होगा वो 6 लाख होगा। ईयर 3 में जो होगा वो 4 लाख होगा। नाउ वी आर नीडेड टू टेक द डिसीजन। अगर हम इस तरह से लेते हैं, इट मींस वी आर जस्ट एज्यूमिंग दैट द कैश फ्लोज आर सर्टेन। लेकिन अगर मैं कहूं कि भाई 5 लाख रुपए तक आ सकता है, इट इज नॉट 100% श्योर दैट 5 लाख वी विल रिसीव, इट इज नॉट 100% श्योर, देर इज अ 60% चांसेस टू गेट इट। मेरी बात ढंग से समझे, मैं फिर से इसको दोबारा बना देता हूं, मैं इसको दोबारा बनाता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। किसी एक सिंगल पीरियड को पकड़ते हैं, ठीक है ना, सिंगल पीरियड यानी सिंगल ईयर। अच्छा, मान लेते हैं कि मुझे लगता है ना कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि मेरे पास 5 लाख आ सकता है, और उसी साल के लिए मुझे लगता है नहीं नहीं नहीं, 5 लाख नहीं, 4 लाख भी आ सकता है। ओके, और मुझे लगता है ना कि बुरी कंडीशन हो गई तो 3 लाख भी आ सकता है, बुरी कंडीशन। इट मींस फॉर द सेम ईयर्स आई हैव डिफरेंट कैश फ्लोज, अनसर्टेनिटीज आर देयर। हमें नहीं पता चलता कि 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा इनके बीच में ही, कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5। बेस्ट गेस, लो गेस एंड मॉडरेट गेस। अब ये हमने गेस किए या हमने ऑप्शन से एक तरह से निकाले। 5 लाख आने की प्रोबेबिलिटी मुझे लगती है ना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ करके डिसीजन लिया है, 5 लाख आने की प्रोबेबिलिटी 60% है। ओके, और 4 लाख आने की पॉसिबिलिटी 30, और बहुत बुरी कंडीशन होगी ना उसकी 10% चांसेस है, बहुत बुरी कंडीशन होगी तो इसका मतलब देखो ना, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। देखो ना, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। देखो ना, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द अमाउंट्स विच वी कैन गेट इन फ्यूचर एंड दिस इज नॉट अ सर्टेन अमाउंट। हाँ है ना, 5 लाख भी आ सकता है फर्स्ट ईयर के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में 4 लैक्स भी रिसीव हो सकता है, एंड फर्स्ट ईयर के एंड में 3 लैक्स भी आ सकता है। दे आर डिफरेंट अमाउंट्स, एस्टिमेशंस, कैश फ्लोज आर नॉट सर्टेन। दैट्स वाई अब इसके बारे में बात करते हैं। हमने इनको प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी, मेरी बात ढंग से, प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी। कुछ रिस्क कम हुआ, हाँ सर कुछ रिस्क कम हुआ, अभी हम लोग इवेल्युएट करेंगे इसके बारे में। इफ दिस वेरिएबिलिटी कैन बी असाइंड प्रोबेबिलिटी, अगर ये वेरिएबिलिटी हम यहां पर प्रोबेबिलिटी को असाइन कर लेते हैं, मेरी बात ढंग से समझें,
If this variability can be assigned probability, then it is known as decision making involving risk. रिस्क फैक्टर को हम एडजस्ट कर रहे हैं, मेरी बात ढंग से समझे, रिस्क फैक्टर को हम एडजस्ट कर रहे हैं, वेरिएबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर ले रहे हैं, जो प्रॉब्लम है वहां पर हम प्रोबेबिलिटी असाइन कर ले रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी असाइन ना कर पाए, हमें पता ही ना चल पाए कितना परसेंट चांसेस इसकी हैं, कितनी परसेंट चांसेस इसकी हैं, और अगर हम ये प्रोबेबिलिटी असाइन ना कर पाए तो ये कहलाता है अनसर्टेनिटी। बावजूद इसके डिसीजन लेना है, इफ वी आर एबल टू असाइन द प्रोबेबिलिटी, इट मींस देयर इज अ रिस्क and we are just incorporating the risk factor in our cash flows. But if the probability cannot be assigned, it means uncertainty are there, because we are unable to understand that what the probability is there, because we are unable to assign the probability. Might be the cash flows are 5 lakhs, 3 lakh or 4 lakhs in future at the end of the first year, but we are not able to assign the probability. Then in that case we can say that yes, there is a uncertainty. तो दोनों में फर्क समझ में आया, अनसर्टेनिटी दोनों में। लेकिन हम ये नहीं कहते अनसर्टेनिटी है या रिस्क है तो हम लोग डिसीजन नहीं लेंगे। अरे बिजनेस करना है तो डिसीजन लेना पड़ेगा, डिसीजन लेना है तो हमें इवैल्यूएशन प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। अब समझ में आई बात, हमें तो डिसीजन लेना ही लेना है। उसी के लिए हम लोग ये चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग। अब रिस्क का मतलब यहाँ पर अनसर्टेनिटी भी ले सकते हैं, अनसर्टेनिटी की जगह रिस्क भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम दोनों वर्ड्स को एक दूसरे के इंटरचेंज यूज करेंगे, तो आप टेंशन ना लेंगे। और मैंने ये चीज लिखी भी है नीचे, ये क्लियर। In order to overcome the situation of uncertainty, the firm may prepare, instead of one expected cash flow, a set of number of expected cash flows with a known probability of the occurrence. ठीक है, इस uncertainty या risk factor को adjust करने के लिए हमें एक सेट कैश फ्लो का नहीं बनाना पड़ेगा, 5 लाख भी हो सकता है, 4 लाख भी हो सकता है, 3 लाख भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सेट्स बनाने पड़ेंगे। अभी तो कहानी शुरू हुई है। If this set of expected cash flows cannot be prepared, इसको हम कहेंगे अनसर्टेनिटी की सिचुएशन में। अगर प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकते हैं, कैश फ्लोस मालूम कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी के साथ, तो रिस्क एनालिसिस है, अदरवाइज अनसर्टेनिटी के साथ हमको डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ में आया। कुछ एक एग्जांपल दीजिए। देखिए मैंने अभी आपको बताया हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं, पॉसिबल इवेंट्स हैं कि हमारा कैश फ्लो 8,000 होने की चांसेस 10% है, 10% चांसेस आर देयर टू इनफ्लो द कैश ऑफ रुपीज 8,000। 10,000 भी आ सकता है, 20% चांसेस हैं। 12,000 भी आ सकता है, 40% चांसेस है। 14,000 भी आ सकता है, 20% चांसेस हैं। 16,000 भी आ सकता है, 10% चांसेस हैं। जरा ऐड करके देखो तो पूरी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी, पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक से अधिक नहीं हो सकती। या तो होगा या नहीं होगा, होने की पॉसिबिलिटी एक है। जाहिर सी बात है, हम यहाँ पर देख रहे हैं पूरे उस पॉसिबिलिटी में कितना आ सकता है, प्रोबेबिलिटी यानी परसेंटेज। 100% आप मार्क्स जो पा सकते हैं 100% पा सकते हैं। 100% पास आ सकने के डिफरेंट डिफरेंट 60% आने की चांसेस कितनी है, 70% मार्क्स आने की चांसेस कितनी, 80% मार्क्स आने की चांसेस कितनी है, 90% कितनी है, ओके 100% आने की कितनी है। तो फिलहाल प्रोबेबिलिटी विल बी ऑलवेज 1 इन टोटलिटी। ठीक है, अब इसके पीछे कौन कौन से रिस्क फैक्टर काम करने, आखिर ये अनसर्टेनिटी आई क्यों, उसके पीछे ये रिस्क हैं, क्यों हैं अनसर्टेनिटी के पीछे के रिस्क, जरा हम उसकी बात कर लेते। चूंकि आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, बहुत ही बेसिक लेक्चर है, ये समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक मैंने बताया। अच्छा एक चीज और मैं इसमें क्लियर कर दूं आगे बढ़ने के पहले, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं ये मेरा कैश फ्लो था, ये मेरी प्रोबेबिलिटी थी, 8,000 आने की चांसेस कितनी है 10, तो हम कहेंगे 800 एक्सपेक्टेड वैल्यू। अभी हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, चूंकि आ गया है तो साथ साथ कवर करते जाएं, अगर समझेंगे तो अच्छी बात है और समझ में आएगा भी। 10,000 आने की चांसेस 20%, यानी 2,000 आने की चांसेस 100% है। 12,000 आने की चांसेस 40% है, 0.4 प्रोबेबिलिटी है। और 14,000 का 0.2 है, और 16,000 का 0.10 है। अब अगर हमसे कोई कहे कि कितना पैसा आ सकता है सर, पूरा 1 के बराबर अगर हमें अमाउंट चाहिए, तो हमारे पास आ सकता है 800 प्लस 2,000 प्लस
4800 प्लस 2800 प्लस एंड 1600, ये आ गया 12,000। मैं ये कह सकता हूं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि 16,000 आ सकता है, 14,000 आ सकता है, 12, 10, 8, आई कैन से देर इज अ सर्टेनिटी, there is a certainty to the max of, means after adjustment of the risk, we can say that 12,000 we are assured to receive, means normally हम 12,000 तो रिसीव कर ही लेंगे। 8,000 को मारो गोली, 10,000 को मारो गोली, कई चीजें आ सकती थी, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 12,000 के आसपास रिस्क फैक्टर को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो आ सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर 1। इज इट क्लियर? जी सर, बिल्कुल आसान था। तो अब हम इतने कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल इस कैश फ्लो को कंसीडर करेंगे हमारे डिसीजन लेने के लिए। चलिए, तो बहुत आसान था, इसीलिए करवा दिया। अच्छा, कौन कौन से रिस्क होते हैं इसमें? सबसे पहला प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट लेने जाते हैं ना, तो उस प्रोजेक्ट में कई तरह के रिस्क होते हैं और हम उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व हैं, चाहे उसकी वॉल्यूम को लेकर के, साइज को लेकर के, इन्वायरमेंटल को लेकर के, ये किस तरह के रिस्क आ सकते हैं, हमें वो देखना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क। क्लियर है? हाँ सर। दूसरा है कंपटीशन रिस्क। कंपटीशन रिस्क का मतलब होता है मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं या मैं किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं। नाउ आई एम नॉट अलोन टू डू वर्क, आई एम नॉट वर्किंग अलोन इन दैट पर्टिकुलर एरिया, देयर आर सो मेनी अदर कंपटीटर व्हिच आर वर्किंग विद मी एंड दे जस्ट वांट टू डोमिनेट मी, आई जस्ट वांट टू डोमिनेट देम। तो ये कंपटीशन भरा मार्केट है। मैं कुछ डिसीजन लेता हूं तो कुछ काउंटर अटैक वहां से आते हैं, वो कुछ डिसीजन लेते हैं तो मेरी तरफ से कुछ काउंटर अटैक जाता है। तो दिस इज योर कंपटीशन रिस्क, दिस इज योर कंपटीशन रिस्क। तो आप ये नहीं कह सकते वॉट एवर द डिसीजन यू आर टेकिंग, वॉट एवर द प्राइसेस यू आर जस्ट गोइंग टू फिक्स, that will be constant, not at all. The other persons can influence my decision, the other person can take different type of decision which ultimately impact me badly or goodly. Okay, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क। इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क क्या होता है कि मान लो सीमेंट इंडस्ट्री है, उसका एक सिस्टम होता है, जब बारिश का मौसम आता है तो लोग अपने प्रोजेक्ट्स पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री है, ठीक है ना। तो जितने भी इंडस्ट्री में, सीमेंट इंडस्ट्री में लगे हुए लोग होंगे, उनका बिजनेस उस समय थोड़ा डाउन जाएगा। जैसे ही गर्मियां आएंगी सीजन अप होगा, जैसे ही विंटर का सीजन आएगा थोड़ा डाउन होगा। तो कहने का मतलब दैट डिपेंड्स। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा हो, वो हमारे कंट्री की ग्रोथ रेट पर भी डिपेंड करता है। आज से 5 साल पहले सीमेंट की डिमांड विंटर में जितनी थी, आज उससे डबल है विंटर में, मान लेते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बढ़ गए। तो ऐसा नहीं हम 5 साल पहले को बेस लेकर के चलेंगे फिलहाल। तो कहने का मतलब कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं इंडस्ट्री स्पेसिफिक में? पहला आता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क, ओके, लीगल रिस्क, और तीसरा है कमोडिटी रिस्क। कमोडिटी मैंने आपको बता दिया। तो टेक्नोलॉजी रिस्क विच अफेक्ट टेक्नोलॉजी दैट चेंजेस और इन्वॉल्व वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड, फलाना एंड दिमाग का। टेक्नोलॉजी रिस्क क्या होता है इंडस्ट्री में? मान लो सीमेंट इंडस्ट्री काम कर रही है, बिस्किट इंडस्ट्री है, तो बिस्किट इंडस्ट्री में लोग अपना काम कर रहे हैं, अचानक एक नई मशीन आ गई मार्केट में, वो बहुत ही सस्ते दाम पर बिस्किट को प्रोड्यूस कर रही है। अब अच्छी क्वालिटी और सस्ते दाम पर 100% ऑटोमेटिक, एक जगह अपना मिक्सचर डालो, दूसरी तरफ से बिस्कुट कलेक्ट करो, बिस्कुट नहीं बिस्किट, तो बिस्किट कलेक्ट करो सेकेंड हैंड से। कहने का मतलब ये हुआ कि अब लोग कहेंगे अरे वो तो बड़ा सस्ता है, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, जबकि दूसरे लोगों का अभी भी हाई है, तो दूसरे लोग भी उस टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट से अफेक्ट होंगे। तो लीगल रिस्क, जिस इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हैं, अगर उन लॉ रेगुलेशन में चेंजेस हो रहा है तो उनका बिजनेस अफेक्ट करेगा, पूरी की पूरी इंडस्ट्री वो अफेक्टेड होगी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम रेट कम नहीं करेंगे कार्स का, एक्साइज ड्यूटी हम कम नहीं करने वाले कार का, तो इसका मतलब अब गवर्नमेंट ने सीधे उनको कहा भाई आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करो, आप हमारी ओर मत देखो। ये रियल मैं बता रहा हूं, अभी हुआ है फिलहाल। गवर्नमेंट ने सीधे कहा कार इंडस्ट्री को, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, कि अगर आपकी डिमांड नहीं जनरेट हो रही है कार की तो कोई टेंशन मत लो, लेकिन हमारी ओर मत देखो, मैं अपना जीएसटी रेट को कट ऑफ नहीं करने जा रहे, आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश करो। और सही बात भी है, चलो ये भी होना चाहिए। इंटरनेशनल रिस्क, जब आप बड़े प्रोजेक्ट लेते हैं तो इंटरनेशनल रिस्क आएगा। अमेरिका चाइना में वॉर, किसी दूसरे देश के बीच में तनातनी,
वो भी तो इम्पैक्ट डालेगा हमारे बिजनेस पे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा बिजनेस भी तो रिस्क पर आएगा। तो इंटरनेशनल चेंजेस और इंटरनेशनल रिस्क, अदर फैक्टर ठीक है देख लेंगे आप लोग। अदर फैक्टर में गवर्नमेंट का डिसीजन, अदर फैक्टर में डोमेस्टिक जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी है, उसमें जो चेंजेस होते हैं उससे पूरी इंडस्ट्री इंपैक्ट होती है, पूरा का पूरा बिजनेस, पूरा इन्वायरमेंट चेंज होता है। तो अदर फैक्टर वहां पर काम करते हैं। तो हमने आपको बताया प्रोजेक्ट का स्पेसिफिक, जो मैंने प्रोजेक्ट अंडरटेकन किया हुआ उसका स्पेसिफिक, मेरे मेरे प्रोजेक्ट के साथ साथ दूसरे जो इंडस्ट्री रिलेटेड है, कंपटीटर है उनका, इंडस्ट्री है उनका, और इंटरनेशनल रिस्क, ये आपको याद रखना और बहुत ही आसान है। सबसे पहले लोअर लेवल पर हमें, उसके बाद मेरा कंपटीशन आ गया, उसके बाद पूरी इंडस्ट्री आ गई, उसके बाद नेशनल लेवल का इम्पैक्ट हो गया, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल का इम्पैक्ट हो गया। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये रिस्क हर जगह पर काम करते हैं, ये पूरा एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर होता है और रिस्क हर जगह पर होता है। रिस्क हर जगह पर हर समय अवेलेबल होता है, बस इतना याद रखें। हम लोग जो करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, दिस इज योर रिस्क रिटर्न एनालिसिस। रिस्क रिटर्न एनालिसिस बट ऑब्वियस है, हम लोग अल्टीमेटली क्या डिसीजन ले रहे थे आज तक, जब तक हम ये मानकर चल रहे थे कि हमारा कैश फ्लो सर्टेन है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो हम फाइनल कर रहे हैं, जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं, दैट इज फुल एंड फाइनल, तो उससे हमें अपना डिसीजन लेने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, ट्रेडिशनल अप्रोच जो हम लोगों ने आज तक यूज़ किया था। लेकिन जो अब हम यूज़ करेंगे, अल्टीमेटली दैट डिपेंड्स अपॉन रिस्क एंड रिटर्न। हमें रिस्क और रिटर्न की बात करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि रिस्क के साथ रिटर्न या रिटर्न के साथ दोनों एक दूसरे से साथ रहते हैं। अगर किसी बिजनेस में ये है आपका रिटर्न और ये है आपका रिस्क, इस बिजनेस में ना रिस्क इस बिजनेस में इतना है, मेरी बात ढंग से समझेंगे, ये रिस्क है, तो इस बिजनेस में रिटर्न इतना है, यानी ये यहां पर आ गया। मैंने कहा एक और बिजनेस है जिसमें रिस्क ज्यादा है, तो उस बिजनेस में रिटर्न भी तो ज्यादा होगा, मानते हो ना? तो कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा रिटर्न भी बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा रिटर्न भी तो बढ़ेगा। ऐसा कौन सा बंदा होगा जो इस तरह जाएगा कि भैया रिटर्न इतना रिस्क कम, अरे भैया इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप इस कंडीशन में इतने रिस्क पर इतना रिटर्न पा लें, भैया ले लो इस प्रोजेक्ट को आप। मतलब क्या बोलूं मैं, इससे अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला नहीं। ऐसा होता नहीं है, इस तरह से नहीं होता। रिटर्न तभी बढ़ता है जब आप रिस्क एक्स्ट्रा लेते हैं, एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर ही एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा। एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर ही नो रिस्क नो गेन, लो रिस्क लो गेन, हायर रिस्क हायर गेन। ओके गॉट इट। तो ये रिस्क एंड रिटर्न अप्रोच है। अच्छा, हमें एक चीज अच्छी तरह मालूम है, एवरी फर्म इज अ रिस्क एवर्स। रिस्क एवर्स मतलब कौन रिस्क लेना चाहता है, नो वन वांट्स टू टेक रिस्क, बट विदाउट एक्सेप्टिंग द रिस्क फैक्टर नो वन कैन टेक डिसीजंस ऑल्सो। आपको तो डिसीजन लेना है, आपको रिस्क फैक्टर को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करें सर, हमें एक बात बताइए। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। हमारे पास दो प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट नंबर 1 में आउटफ्लो है हमारे पास, ढंग से सुनेंगे, 5 लाख का, और यहां है 8 लाख का। और इनफ्लोज है टोटल मिलाकर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट पे 7 लाख का और 10,50,000 का। बताओ एनपीवी कितना आ गया सर? ये तो बहुत आसान है, आप हमसे ये सब सवाल ना पूछें तो बेहतर होगा। अच्छा, कहाँ चले जाएं सर जिसमें हायर एनपीवी होगा, जिसमें हायर एनपीवी होगा? अच्छा, रिस्क की बात करते हैं। यहां पर रिस्क है 1.5 और यहां पर रिस्क है 2। अब कहां पर जाएं? अरे बोलो ना सर, इसके लिए ना आप एक काम करिए, ये आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5। तो हर एक रिस्क के बदले आपका 1,30,303 आ रहा है, हर एक रिस्क के बदले। और यहाँ पर 1,25,000 की रिटर्न आ रही है।
दो पॉइंट रिस्क के बदले 2,50,000, तो 1 पॉइंट रिस्क के बदले 1,25,000, यहां पर 1 पॉइंट रिस्क के बदले आपका 1,30,000, 33,000। अब बताओ कहां जाएं? सर जो ज्यादा रिटर्न देगा हम वहां जाएंगे। सीधी सी बात है। नहीं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? हमें ज्यादा रिटर्न कौन दे रहा है? सर ये दे रहा है। पहले तो अभी थोड़ी देर पहले आप चिल्ला रहे थे सर 2.5 लाख पर चले जाइए ना। अब नहीं जाएंगे 2.5 लाख पर। हमें रिस्क रिटर्न एनालिसिस कंपेयर करने आना चाहिए। देखो ना, पहले हमारा डिसीजन क्या था सर? जो ज्यादा एनपीवी देगा उस पर चले जाएंगे, यही तो सीखा था। लेकिन अब रिस्क को भी तो सीखो साथ में, रिस्क के साथ तो कंपेयर करो। हर आदमी चाहता है कम रिस्क पर ज्यादा रिटर्न, कम रिस्क पर लो रिस्क पर ज्यादा रिटर्न। बोल लो। और इसको कंसीडर करने के दो रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? दो रास्ते हैं। अगर हमारे पास अगर हमारे पास सेम रिटर्न है, दो प्रोजेक्ट में सेम रिटर्न है, तो किसको आप लेंगे? जिसमें कम रिस्क हो। जब दो प्रोजेक्ट में सेम रिटर्न है तो आप कम रिस्क वाले को लेंगे। और दो प्रोजेक्ट में अनइक्वल रिटर्न्स हैं, अनइक्वल रिटर्न्स हैं, सेम डिग्री ऑफ रिस्क है। मान लो प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, इनफ्लोज हैं यहां पर 5 लाख और 5 लाख। मैं ये आपसे पूछता हूं, ये एनपीवी है, किस में जाएंगे? सर दोनों में किसी को ले लीजिए। रिस्क है इसका 1 और इसका है 1.5, कहाँ जाएंगे सर? कम रिस्क पे ज्यादा मिल रहा है, यहां जाएंगे। मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन मैं आपको देता हूं, इसका है 5 लाख और इसका है 8 लाख, और रिस्क है 2 and 2, कहाँ जाएंगे? सर सोचना क्या है? सर दो पर 8 लाख मिल रहा है तो दो पर 5 लाख पर क्यों जाएंगे? नहीं समझे? दो रिस्क लेने पर अगर 8 लाख मिल रहा है तो दो रिस्क लेने पर 5 लाख पर क्यों जाएंगे? जब रिस्क उतना ही है तो ज्यादा रिटर्न वाले के पास जाएंगे। मैं भी तो वही बोल रहा हूं। ये दोनों पॉइंट वही बोल रहा है। हर एक बंदा, हर एक फर्म रिस्क एवर्स होती है। रिस्क एवर्स यानी जो रिस्क लेने से डरते हैं, जो रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन रिस्क लेना पड़ता है। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको बता दिया रिस्क रिटर्न एनालिसिस जी। आज आपकी थ्योरी तो लगभग खत्म हो ही जाएगी, मतलब बेसिक एनालिसिस ऑफ रिस्क इन द कैपिटल बजटिंग। अब इसके लिए 6 रास्ते दिए हुए हैं। जब हम आगे रिस्क एनालिसिस करेंगे ना, हमारे टोटल नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स जो लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, वो इन 6 सिस्टम पर बेस्ड होंगे। यानी रिस्क एनालिसिस के बेसिस पर जब हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेंगे ना, दैट इज वेरी मच डिपेंड अपॉन द 6 डिफरेंट methods. Three are conventional method and 3 are statistical method. जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें पहला पहला आप देखेंगे रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट जिसको हम RADR भी कहते हैं, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। दूसरा आता है आपका सेंसिटिविटी एनालिसिस, और तीसरा आता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट CE अप्रोच। तो पहला रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, सेकंड आएगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, और थर्ड आएगा सेंसिटिविटी एनालिसिस। जब हम स्टैटिस्टिकल मेथड की बात करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी यानी जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, और दूसरा सिमुलेशन मेथड, और तीसरा डिसीजन ट्री अप्रोच। तो टोटल मिलाकर हमें ये 6 मेथड्स देखने हैं। टोटल मिलाकर दे आर 6 मेथड विच वी आर नीडेड टू कंसीडर अंडर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे सबसे सिंपल, वो है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में याद हो अगर आपको, तो मैंने वहां पर आपको CAPM मेथड पढ़ाया था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। हाँ या ना? और उस CAPM मेथड में मैंने KE का मतलब बताया था। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बताने जा रहा क्योंकि तुरंत खत्म हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट हम लोगों ने रिस्क फैक्टर देख लिया था। क्या देखा था सर? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, हाँ हाँ सर, बीटा, यस सर, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। याद आया? हाँ सर। और मैंने कहा था कि इन दोनों को हम लोग रिस्क प्रीमियम का नाम देते हैं। कौन सा नाम देते हैं? रिस्क प्रीमियम का नाम देते हैं। ये ये रिस्क प्रीमियम होता है, और ये एडजस्टेड रिस्क प्रीमियम होता है। इसको चलो छोड़ दो,
इसी नाम से जानेंगे हम लोग, क्यों अलग नाम से जानेंगे, ठीक है ना। हर चैप्टर में अलग अलग काम नहीं करेंगे, हम इसी को यूज करेंगे। और बोलो, तो हमें अब इसका यूज करते हुए, ये रिस्क फैक्टर को, रिस्क प्रीमियम को यूज करते हुए हमें आगे लेकर चलना है। इसको यूज करते हुए रिस्क प्रीमियम को जरा देखें। एवरी फर्म इज बेसिकली रिस्क एवर्स, मालूम है, एंड ट्राई टू अवॉइड रिस्क, कौन नहीं अवॉइड करना चाहता। हाउएवर इट मे बी रेडी टू टेक रिस्क प्रोवाइडेड इट इज रिवॉर्डिंग फॉर अंडरटेकिंग रिस्क फॉर हायर रिटर्न बाय हायर रिटर्न्स। सो मोर रिस्की द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जितना ज्यादा रिस्कियर होगा प्रोजेक्ट उतना ज्यादा उसमें रिटर्न भी होगा। The expected return is expressed in the terms of the discounted rate, which is also termed as the minimum required rate of return generated by a proposal if it is to be accepted। चलिए मैं आपके सामने एक सिंपल सा कंसेप्ट रखता हूं। मैंने सोचा ईयर 1 में मुझे मिलेगा 5 लाख, ईयर 2 में मुझे मिलेगा 3 लाख, और ईयर 3 में मुझे मिलेगा 2 लाख। ये मेरे पास एक्सपेक्टेशंस थी। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हम ले करके चल रहे थे ना, वो हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ले करके चल रहे थे 10%। लेकिन ये बिना रिस्क का था, बिना एक्स्ट्रा रिस्क का। इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व नहीं था। कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व नहीं था? वो हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कंपटीशन रिस्क और इंडस्ट्री रिस्क, इंटरनेशनल एंड अदर फैक्टर्स। तो वो रिस्क इन्वॉल्व नहीं था। अब हम क्या कर रहे हैं, उस रिस्क को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो हम अगर एक काम करें, हम अपना रेट ऑफ रिटर्न प्लस कर दें रिस्क को एडजस्ट करते हुए। क्या कर दें? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अब कम से कम ना हमें 13% चाहिए। कितना चाहिए? 13%। 2 मिनट के लिए अगर हम इसको 10% से इवैल्यूएट करते हैं और हमने थोड़ा और रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व किया, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करने के साथ साथ मैंने अपना डिस्काउंटिंग रेट और बढ़ा लिया, रिस्क फैक्टर को और इनकॉर्पोरेट करके अपना डिस्काउंटिंग रेट बढ़ा लिया। अगर आपको अच्छी तरह मालूम है तो जैसे जैसे हम अपने एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाते हैं हमारा एनपीवी कम होता जाता है, याद है ना, क्योंकि डिस्काउंटिंग वैल्यू से वैल्यू कम होती जाती है। तो हाँ, तो इसका मतलब हम रिस्क को और मान रहे हैं, रिस्क का ज्यादा मान रहे हैं तो रिटर्न्स को कम कर रहे हैं। रिस्क को ज्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे तो रिटर्न थोड़ी कम होंगी। अब तक दिमाग में था एक मोटा मोटी 10%, यस वी विल गेट इट, बट यस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिस्क फैक्टर नाउ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 13%। नाउ व्हाट वुड बी योर डिसीजन? वो आपको बताना है। अभी मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? हमने इसमें रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व कर लिया, यानी कि अपने रेट ऑफ रिटर्न को और अधिक कर लिया। रेट ऑफ रिटर्न अधिक होने से अगर उस अधिक पर भी हमें अब अगर एनपीवी पॉजिटिव मिल गया, अगर हमें अधिक रेट ऑफ रिटर्न करने के बावजूद अगर हमें एनपीवी पॉजिटिव या जीरो मिल रहा है तो प्रोजेक्ट को ले लो भैया, सोचो मत। क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व करने के बाद रेट ऑफ रिटर्न को और हाई करने के बावजूद आपको वो प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहा है, ले लो ना। फिर दिक्कत कहां है, प्रॉब्लम कितने है आपको? ठीक है, इसी को हम कहते हैं रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो इसमें कुछ ज्यादा नया आपको सीखने को नहीं मिलेगा, लेकिन था तो एक पॉइंट पूरा पूरा। A firm at any point of time has a risk level emanating from the existing investment. The firm also had a discounting rate to reflect the level of risk. In case there is no risk, then the discount rate may be known as the risk-free discount rate. If the risk level of the new proposal is higher, then the discount rate will be higher. आया ना, to find out the present value, फलाना एंड का कहानी दिया हुआ है। चलिए, हम ये कुछ नहीं पढ़ा रहे, ये हम आपको बता चुके हैं। मैंने कहा नाम बदलने से कुछ नहीं होने वाला। और ये आपका रिस्क एडजस्टमेंट प्रीमियम, चलिए अभी पता चल ही जाएगा। देखा जाए, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए तो पता चल जाएगा हम करना क्या चाहते हैं। और जो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे वो सारा का सारा चीज़ ऊपर दिया हुआ है कहानी के तौर पे। बस आपको इतना ही समझना था इसमें कि रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का मतलब होता है कि अब तक हम रिस्क फ्री प्रोजेक्ट मानकर चल रहे थे, अनसर्टेनिटी नहीं मान रहे थे। जो भी डिसीजन ट्रेडिशनल अप्रोच में ले रहे थे मान रहे थे कि कैश फ्लोज आर सर्टेन। अब हमें लग रहा है नहीं, फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है, तो उस प्रॉब्लम को कोप अप करने के लिए हमने रिस्क को इनकॉर्पोरेट किया। रिस्क इनकॉर्पोरेट किया, रिस्क आया तो रिटर्न बढ़ गया, मोर रिस्क मोर रिटर्न। अब हमारा डिस्काउंटिंग रेट हाई हो गया। अब उस हायर डिस्काउंटिंग रेट पर अपना प्रॉफिट देख लो कि किस पे जाना चाहते हो। चलिए हम करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 को। जब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, देन आई एम एज्यूमिंग दैट यू आर वेल अवेयर अबाउट द कैपिटल बजटिंग। आपको कैपिटल बजटिंग आता है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर आप तभी पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आज फर्स्ट डे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट शो है आपका और आप शुरू हो गए ना बाबा ना। फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ कैपिटल बजटिंग, आफ्टर दैट कम ओवर हियर। चलिए
थोड़ा इत्मीनान से करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम केवल P1 को लेकर चल रहे हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 को। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। याद आया? सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है जो आज तक किया था हम लोगों ने। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल, बजटिंग, डिसीजन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। 15 lakhs जा रहा है, हाँ सर। टाइम 0, पीवी फैक्टर 0 पर हमेशा 1, 15 लाख, ये हो गया आपका ए। अच्छा, इनफ्लोज कितना कितना है? 6 4 साल तक। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, हर साल कितना आ रहा है? 6 लाख। ओके, कहता है मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो अब तक हम लोग इसी 15% पर काम करते थे, लेकिन अच्छा नहीं, 15% पर काम नहीं करते थे हम लोग, 10% पर रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर काम करते थे। तो अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी हो जाएगी सर? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें हम लोग रिस्क को एडजस्ट करना चाह रहे हैं, तो प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। याद आया होगा, सीएपीएम अप्रोच से आपको पूरी इसकी कहानी बताई गई थी। अच्छा, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10% प्लस ये दिया है ना 10%, और मार्केट रिटर्न दिया है 15% माइनस 10% मल्टीप्लाइड बाय बीटा, रिस्क फैक्टर कितना दिया है? 1.8। तो ये हो जाएगा 19%। क्लियर कर लेंगे, 19% आ जाएगा। तो हमें जो ये पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, दैट इज बेस्ड ऑन 19%। देखें, हाँ सर, चलिए 1 डिवाइडेड बाई 1.19 कितना आ रहा है? ये आ जाएगा 0.84, 2 डिजिट तक लेकर चल रहे हैं। 0.71, 0.59 एंड 0.50। बोलो, इसका तो हमें पता चल गया, ये 3 lakhs आएगा। ठीक है, ये 360 आएगा, 360 में 6000 माइनस कर लेंगे, 354, 4,26,000 आ जाएगा। 480, 5,04,000। ठीक, पक्का? हाँ सर, क्या करें? क्या सम अप कर दें? 9, 3, 12, 15, 15, 15, 80, 15,84,000। तो आपका हो जाएगा बी माइनस ए, दिस इज योर एनपीवी। कितना? और ये पॉजिटिव एनपीवी है। देखो ना, हमने रिस्क एडजस्ट कर लिया। यहां पर पहले हम लोग करते क्या थे आज तक? वी वी आर कंसीडरिंग 10%, बट हेयर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ 9%, मतलब पहले हम सोच रहे थे 10% पर। अब ये बताओ, क्या ये प्रोजेक्ट हमें 10% पर फायदा देगा? ऐसे ही बता लोगे? नहीं, ये प्रोजेक्ट क्या हमें 10% पर फायदा देगा? अरे बताओ भाई, ये प्रोजेक्ट हमें 10% पर फायदा देगा क्या?
हमने इसको 19% पर कैलकुलेट किया है, तो क्या 10% पर फायदा देगा? हाँ। अरे 19 पर जो प्रोजेक्ट हमको फायदा दे रहा है, इसका मतलब 10 पर तो बहुत ज्यादा दे रहा था, और वो तो बिना रिस्क के हम लोग सोच रहे थे। अब तो रिस्क का फैक्टर 9% ऐड करने के बावजूद ये प्रोजेक्ट हमको एनपीवी दे रहा है, पॉजिटिव एनपीवी दे रहा है। इसका मतलब इस प्रोजेक्ट का आईआरआर अभी भी 19% से अधिक है। आईआरआर को मारो गोली, क्योंकि वहां पर भी रिस्क नहीं लिया गया था, समझाने के लिए। यानी इस प्रोजेक्ट का 19% से ऊपर का भी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है भाई। इतना तो आप दिमाग में बात बैठा लो। इज इट क्लियर? इसी तरह आप करेंगे प्रोजेक्ट 2 और इसी तरह प्रोजेक्ट करेंगे 3। जिसका हायर एनपीवी होगा ले लियो। लेकिन ऐसा नहीं सबको 19% पर, क्यों? क्योंकि सबका रिस्क फैक्टर अलग अलग है। देखो ना, रिस्क फैक्टर यहाँ कितना है? 1, और यहाँ कितना है बीटा फैक्टर? 6। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, बीटा का मतलब मैंने अगर बताया था वल्नरेबिलिटी। अगर आपको याद हो सीएपीएम मेथड, वल्नरेबिलिटी यानी प्रोजेक्ट ए अगर हम लेते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 1 लेते हैं, तो उसकी वल्नरेबल सिचुएशन अधिक है। मार्केट में थोड़ा चेंज होता है, इस मार्केट में थोड़ा चेंज हुआ, इसमें 1.8 का चेंज होगा। मार्केट में 1 का चेंज होगा तो यहाँ 1.8 का चेंज होगा। मार्केट 1 प्लस करेगा तो ये 1.8 प्लस करेगा। मार्केट 1 माइनस करेगा तो ये 1.8 माइनस करेगा, कंपेरेटिवली रिलेटिवली। जबकि हमारा दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो मार्केट के साथ साथ चलता है। जितना मार्केट 1% तो ये भी 1%, मार्केट 1% माइनस तो ये भी 1% माइनस। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है मार्केट के रिलेटिवली लो इम्पैक्ट डालता है। अगर मार्केट 1% प्लस करेगा तो इसमें 0.6 का चेंज आएगा, इधर मार्केट माइनस जाएगा 1 का तो इधर माइनस 0.6 जाएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? तो यहां पर अगर मैं बोलूं प्रोजेक्ट 2 की अगर बात करूं, समझाने के लिए आपको बता देता हूं, निकाल लेता हूं, नहीं तो आप कहेंगे सर बताया ही नहीं। टाइम, पीवी फैक्टर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज। ये हम लोग जो करने जा रहे हैं ना, दैट इज ऑल अबाउट योर प्रोजेक्ट नंबर 2। 2 का करें 3 का करें, क्योंकि 2 का तो 1 ही है शायद। 3 का कर लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अच्छा, कितना दिया है? 6452। ओके, आउटफ्लो कितना है? 11 लाख। टाइम 0, पीवी फैक्टर ऑलवेज 11 लाख। चलो, कैश इनफ्लोज की बात करते हैं। कहता है के निकालो। 10% था, ठीक है। मार्केट कितना है? 15%, ठीक है। तो रिस्क फ्री प्लस बीटा, मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री। बीटा कितना था? 1 ना। कोई फर्क नहीं आएगा, ये मार्केट के बराबर आ जाएगा घूम फिर करके। मार्केट के बराबर ही चल रहा है तो मार्केट के बराबर ही आएगा। देखो, वहीं पर आ गया। और अगर मार्केट से ज़्यादा रिस्क होता, रिस्क फैक्टर यानी कि बीटा फैक्टर ज़्यादा होता, तो हम ज़्यादा की उम्मीद करते। ये हमने आपको बताया था, वो तमाचे वाली कहानी याद होगी आपको। ठीक है, तो ये 15% किस पर कैलकुलेट करेंगे फिर? 15%।
टाइम 1 2 3 एंड 4। चलो भाई आ जाओ लाइन पे। कितना दिया है? 1 डिवाइडेड बाई 1.15, 0.87, 0.76, 0.66 एंड 0.57। मल्टीप्लाई कर लें 480, 480 522। आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। 350, 380, 264, 1,14,000, तो 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.87। ठीक है, मेरा सही होगा कैलकुलेशन। टोटल करके देखा जाए इसको। बिल्कुल सर, देख लीजिए। प्लस 380 प्लस 264 प्लस 1,14,000, 12,80,000। दिस इज योर बी। तो हमारा एनपीवी कितना आ जाएगा? 11,180। दैट्स इट, दिस इज द वे। उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आया होगा, बिल्कुल इत्मीनान और प्यार से समझ में आया होगा। एंड वी वेयर नीडेड टू कैलकुलेट दिस वन फिगर। और हमें मालूम है ये फिगर वो है जो रिस्क को एडजस्ट करने के बाद आई है। और रिस्क को एडजस्ट करने के बाद अगर हमारे पास फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम इसमें जाना चाहेंगे या इसमें जाना चाहेंगे? सर 180 में चले जाएंगे, क्यों? हम 84 कमाएंगे। रिस्क को एडजस्ट करने के बाद अगर हम 180 कमा सकते हैं एंड फर्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें 15 लाख का प्रोजेक्ट लग रहा है, वो 11 लाख रुपए का प्रोजेक्ट हमको 1,80,000 दे रहा है, 11 लाख का। थिंक अबाउट दैट। और 15 लाख का हमको केवल 84,000 दे रहा है। दोनों प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हैं, बावजूद उसके वो कम आउटफ्लो लेकर के मैक्सिमम रिटर्न दे रहा है। इज इट क्लियर? रिस्क को एडजस्ट करने के बाद का रिटर्न है, रिस्क को एडजस्ट करने के बाद का रिटर्न है, बस ये चीज याद रखेंगे आप। तो ये अब आप थर्ड प्रोजेक्ट खुद कर लेंगे, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी वो हम देख लेते हैं। The RADR approach consider the time of money and explicitly incorporate the risk involved in the project by making the discount rate as a function of the proposal risk. The RADR help finding out the expected future wealth generated by a risk project over and above the RADR. However, the RADR suffer from the basic shortcoming. कौन सी प्रॉब्लम है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द रिस्क एडजस्टमेंट प्रीमियम और द RADR इटसेल्फ। हम तो खुद उस सिचुएशन में काम कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं या ना लगाएं। अरे हमारा भाई, हम आप अपने डिस्काउंट रेट को हायर लेवल पर ले जाकर के रेट को एडजस्ट कर रहे हैं। वो कौन से तरीके से आप एडजस्ट कर रहे हैं? ये जो 15 को 19, 10 को 18 कर दिया, वो कौन सा तरीका है? वो तो खुद सर्टेन नहीं है। पहली चीज तो ये, वो तो खुद सर्टेन नहीं, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। द RADR डजंट एडजस्ट द फ्यूचर कैश फ्लो विच आर रिस्की एंड अनसर्टेन। यहां पर आप बार बार मान ले रहे हैं जो हम फ्यूचर में कैश फ्लो बोल रहे हैं वही सर्टेन है। अरे कहाँ सर्टेन है? आप बोल रहे हैं 6 लाख 6 लाख 6 लाख मिलेगा, क्या ये सर्टेन हो सकता है? यहाँ आपने चलिए डिस्काउंट रेट को एडजस्ट कर दिया, ऊपर हायर रेट कर दिया, दैट इज ओके, लेकिन फ्यूचर के जो कैश फ्लोज हैं वो सर्टेन कैसे हो सकते हैं? आपको अभी भी रिस्क इसमें इन्वॉल्व है। ये प्रॉब्लम कौन दूर करेगा? ये जो आप बोल रहे हैं फर्स्ट ईयर के एंड में हमको 6 लाख मिलेगा, 4 लाख मिलेगा, 5 लाख और 2 लाख मिलेगा और लास्ट वाले में 4 6 8 12 मिलेगा। हाउ यू आर एश्योर्ड अबाउट दीज इनफ्लोज? इसी प्रॉब्लम को दूर करता है सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, जो इसका सेकंड पार्ट है, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और इस प्रॉब्लम को दूर करेगा कौन? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। याद रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम इसकी बात करेंगे। द CE अप्रोच इनकॉर्पोरेट द रिस्क टू एडजस्ट द कैश फ्लोज of a proposal to reflect the riskiness of the proposal. The CE approach attempt at adjusting the future cash flow instead of adjusting the discount rates. करे आप अपना एक हिसाब बना लो, आप डिस्काउंट रेट को एडजस्ट मत करो,
डिस्काउंट रेट को एडजस्ट मत करो, कैश फ्लोज को एडजस्ट करो। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज which are taken as risky and uncertain are converted into certainty cash flows। जो हमारे uncertain cash flows हैं उनको आप certain में कन्वर्ट करो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल को इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट करो। तो अनसर्टेन फ्यूचर कैश फ्लोज को सर्टेन फ्यूचर कैश फ्लोज में कन्वर्ट करो और उसके बाद इस एडजस्टेड कैश फ्लोज को रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट से हिसाब किताब निकालो, क्योंकि ये एडजस्टमेंट रिस्क का इसमें हो चुका। हमारे पास दो ऑप्शन थे, कैश फ्लो और डिस्काउंटिंग रेट। बोलो, हमने डिस्काउंट रेट को प्लस करके रिस्क को ऐड करके आरएडीआर बना लिया और इसको हमने मान लिया सर्टेन। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड जो अब हम लोग करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में, डिस्काउंटिंग रेट को वही रहने दो, इसको आप सर्टेनिटी में कन्वर्ट करो, बात खत्म, फिर उसका यूज करो। इसको बढ़ाने की जरूरत ही नहीं, डिस्काउंट रेट को टच करने की जरूरत नहीं, इसी को हम कहते हैं सर्टेनिटी इक्विवेलेंट। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से स्टार्ट करेंगे और कहानी हमारी आगे बढ़ेगी। होप सो आज का ये टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।